हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इन यूर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज स्टार्ट करी थी, तो इसमें हमने अभी तक अवर पास्ट वन के 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं हम लोग। अगर आप लोगों को अवर पास्ट वन के 4 चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके जितनी जल्दी हो सके हम आपकी क्वेरीज को दूर करेंगे। और आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज़ बनाई थी। तो अगला चैप्टर है इसमें किंगडम्स, किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी बात करी है पैलियोलिथिक पीरियड से लेके और नियोलिथिक पीरियड तक जब हम पहुंच चुके थे, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो राजा रजवाड़े बने थे वो कैसे बने हैं और जो रिपब्लिक थे अर्ली वो कैसा था। तो अगर मैं समरी में इस चैप्टर को बताना चाहूँ तो इस चैप्टर में मेनली कि हम ये पढ़ने वाले हैं कि आखिर राजा कैसे बने, जो वर्ना सिस्टम था वो कैसा था, जनपदास कैसे बने, महाजनपदास कैसे बने, और इन जनपद और महाजनपदों में टैक्स सिस्टम कैसा था। और दो पावरफुल किंगडम थे उस टाइम पे, वन इज़ मगधा एंड अनदर वन इज़ वाजी, और इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये है फ्रेंड्स पांचवा चैप्टर। तो हम पढ़ते हैं कि आखिर कुछ ही लोग राजा कैसे बनते थे। तो देखिए, जितनी हम लोगों को मैन्युस्क्रिप्ट से या कहीं से जो हमें पढ़ के जानने को मिलता है, आखिर हिस्ट्री तो बहुत पहले की बात है, तो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं कि आखिर वहाँ पे राजा कैसे बनते थे। तो अब देखिए, अगर हम लोगों के मन में सवाल तो उठता ही है कि यार एक ही मतलब बहुत सारे लोगों में से एक को राजा कैसे बनाया जाता था। तो हमने अभी चैप्टर 4 में पढ़ा था कि ऋग्वेदा में लिखा हुआ है कि जो राजा होता है वो जन का मतलब होता है लोग, वो लोगों द्वारा चुना गया एक प्रतिनिधि होता था। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लोग किसी एक व्यक्ति को चुनते थे और बोलते थे कि हमारा क्या है, राजा है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो राजा होते थे वही सारे जितने बड़े बड़े सेक्रीफाइस होते थे वो सिर्फ कौन परफॉर्म कर सकता था, या तो राजा कर सकता था, या फिर हमने पहले ही पढ़ा था या जो पंडित होते हैं वही लोग जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हों या कोई सा भी धर्म कांड हो, ये सब कौन कर सकते थे, जो राजास कर सकते थे। ठीक है, तो उसके बाद अब मैं आपको और बताऊंगा कि जी पहले टाइम पे जो राजा होता था वो क्या करता था, अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान करवाते थे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक राजा को अपने एक घोड़े को सेक्रीफाइस करना पड़ता था और जो रिचुअल्स होते थे उनको निभाना पड़ता था। वो अपने घोड़े को सब जगह एकदम खुला छोड़ते थे, जहाँ जहाँ उनका घोड़ा जाता था। अगर एक घोड़ा एक प्लेस से दूसरे प्लेस गया तो बीच में जितने भी एरिया में वो घोड़ा दौड़ के आया है या घूम के गया है, तो वो सारा राजा उस राजा के अंडर में आ जाता था। इसका मतलब ये होता है कि वो राजा अपना आपको एक पावरफुल किंगडम शो करना चाहता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। अगर किसी ने उस राजा के घोड़े को पकड़ लिया और अब अपने पास रख दिया तो उसको राजा के साथ मुकाबला करना पड़ता था। तो ये उस टाइम पे एक प्रथा ये भी रही थी कि राजा कैसे बनते थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि अब जो लोग उसके अंदर में आ जाते थे वो लोग राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। और गिफ्ट का मतलब कि वो राजा को खुश रखने के लिए जो राजा की डिमांड्स होते थे उन्हें पूरा करते थे। और उस टाइम पे जो राजा होता था, राजा को जैसे कि उस टाइम पे एक स्पेशल सीट दी जाती थी और उन्हें मुकुट पहनाया जाता था, जैसे टाइगर का स्किन हो गया उसके ऊपर, और उसकी जो प्लेस होता बैठने का वो थोड़ा ऊंचा होता था, उसको एक स्पेशल पर्सन माना जाता था। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वर्ना सिस्टम क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो वर्ना सिस्टम है हमने अभी वेदास में भी पढ़ा है, हमने अभी वेद पढ़े थे। तो सबसे जो बात का वेद है उसको बोलते हैं सामवेद। और उसके साथ साथ सबसे पहला जो वेद था वो था हमारा क्या, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा के बारे में हमने 4th लेसन में बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी हैं। फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है, अगर जिस किसी ने 4th चैप्टर नहीं देखा है वो ऋग्वेदा के बारे में अगर जानना चाहता है तो वो 4th लेसन हमारा देख सकता है। तो हमने ऋग्वेदा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ऋग्वेदा अराउंड 3500 ईयर एगो की बात है जब उसका कंपोजिशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद जो 3 वेद बचते हैं, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, दीज आर लेटिक वैदिक पीरियड। ठीक है, इस टाइम पे ये 3 बुक कंपोज करी गई थी, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। ये कंपोज किसके द्वारा करी गई थी, जो प्रीस्ट होते थे उन लोगों ने इनको कंपोज करा था।
और इसमें जो रूल्स होते थे, सोसाइटी कैसे चलती है, तो इनके अंदर जो हमने यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा हैं, इनमें हम पढ़ेंगे कि कैसे सोसाइटी चलती है, सोसाइटी वर्क कैसे करती है। ठीक है, तो और हम इसमें देखने को मिलता है जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सोसाइटी में, वो कैसे कैसे रहते थे। तो जो वर्ना सिस्टम है उसको मेनली जो प्रीस्ट थे उन्होंने पीपल्स को 4 भागों में डिवाइड करा था। ठीक है, तो जो पीपल ने 4 भागों में डिवाइड करा था, तो उसमें पहले थे ब्राह्मण्स, दूसरे थे द रूलर्स जिनको क्षत्रिय बोलते हैं, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्र। तो फ्रेंड्स, जो ये करा था उन्होंने डिवाइड करा था ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क दे परफॉर्म। ओके, जो लोग जो भी काम करते हैं उसके आधार पर वर्ण सिस्टम डिवाइड कर दिया गया था। तो जो ब्राह्मण थे उनको माना जाता है कि वो पढ़ सकते हैं, वो वेदास को और जितने भी सेक्रीफाइस होते हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं और गिफ्ट को रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई लोग गिफ्ट देना चाहें तो ब्राह्मण उसे रिसीव कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे हम कोई भी काम करना हो तो हम रुपीज़ में करते हैं, तो उस टाइम पे लोग कुछ गिफ्ट करते थे कि तुम हमारा ये पूजा पाठ कर दो, हम तुम्हें ये सामान देंगे, या ये हम हमारी तरफ से तुम्हारे लिए भेंट है। ठीक है, तो जो दूसरे थे उन्हें बोलते हैं क्षत्रिय। तो क्षत्रिय को माना जाता है कि इन लोगों का काम क्या था कि जो जब भी कहीं पे लड़ाई होती है या पीपल्स के प्रोटेक्शन की बात आती है, तो वहाँ पे क्षत्रिय लोगों का काम बनता था कि ये क्या है, रूलर्स हैं। ठीक है, और इनको क्षत्रिय बोला जाता था। तो जो तीसरा जो वर्ण है वो है वैश्य, या वैश्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, विश्व शब्द से हुई थी। ये हमने पहले पढ़ा है। तो इसीलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पर चैप्टर को एकदम से डीपली से अंडरस्टैंडिंग करें, क्योंकि अगर मैं जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ मैं इसको फर्स्ट से रिलेट करूँगा, जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सब चीज़ें आगे रिलेट करती हुई जाएंगी। तो ठीक है, तो जो क्षत्रिय होते थे और वैश्य होते थे ये दोनों ये यज्ञ या अनुष्ठान ये दोनों कर सकते थे। लेकिन जो शूद्रास होते थे, फोर्थ होता था शूद्रास, इनके अंदर आते हैं जैसे इनके अंदर फिर उन्होंने बहुत सारे जो शूद्रास होते थे उनको भी फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया था। और शूद्रास के साथ साथ जो वुमेंस होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में रखी गई थी। और वुमेंस और जो शूद्रा होते थे उन लोगों को ना वेद पढ़ने की अनुमति थी, ना ही वो लोग कोई भी सेक्रीफाइस कर सकते थे, और ना वो उनको पढ़ना अलाउड था। तो जो प्रीस्ट होते थे उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि जो हमने ये वर्ना सिस्टम डिवाइड करा है वो ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ करा है, कि अगर कि जैसे कि जो जो लोग जो भी काम करते हैं उनका जन्म कहाँ होता है, तो इस बेस पर जब उन्होंने वर्ना सिस्टम बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने इसका अपोज़ करा था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको सही माना, बट बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इसका अपोज़ करा। उन्होंने बोला कि जो ब्राह्मण्स होते हैं, कि अगर जो राजा महाराजा हैं, तो राजा तो एक प्रकार से देखा जाए सबसे बड़ा जो एक प्लेस का जो पहला व्यक्ति होता है वो एक राजा ही होता है। लेकिन इसके अनुसार जो सबसे बड़े व्यक्ति थे वो कौन थे, ब्राह्मण थे। तो कुछ राजा सोचने लगे कि यार कि जो प्रीस्ट होते हैं वो तो हमसे भी बड़े हो गए, तो उन्होंने इसका अपोज़ करा कि नहीं, कि तो जो हमसे बड़ा कोई नहीं, कि सबसे बड़ा मैं ही हूँ। उसके अलावा बहुत सारों ने बोला कि जो ये वर्ना सिस्टम डिवाइड करा है ये सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। कुछ लोग बोलते थे कि यार जो ये वर्नास डिवाइड करा गया है कि ये क्या है, कि ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि क्या इसका बच्चा, कि जो काम वो करते थे उनके बच्चे भी वही काम करेंगे। कि कोई गरीब है तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना, क्या पता वो भविष्य में कुछ बड़ा कर ले। तो जो वर्ना सिस्टम डिवाइड किया गया था तो इसमें तो ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इसमें जो मेनली पीपल डिवाइड करे गए हैं वो करे हैं ऑक्यूपेशन के बेस पे, कि जो लोग जो काम करते हैं, ठीक है, तो वो लोग वही काम करेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। जो रूल्स एंड रेगुलेशन लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया है तो उन उन रूल्स को ये लोग फॉलो करेंगे। और ये सब चीज़ें जो प्रीस्ट होते थे उन लोगों ने साफ साफ बोला गया है। ठीक है, ये सब हमें लेटर वैदिक जो पीरियड था उसमें देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोग थे कि यार कि जो क्षुद्राज होते हैं और वुमेंस होते हैं उन लोगों को जब सेक्रीफाइस, कोई भी पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो बहुत सारे लोग इसके भी विपक्ष में थे कि नहीं, उनको भी पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए,
कि ये एक सही वो नहीं है कि अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ तो देखा जाए तो ये सिस्टम भी काफ़ी हद तक देखा जाए तो ये सही नहीं है। हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर जो वर्ण सिस्टम है अगर उस पर देखा जाए तो जो लोगों का काम करने का तरीका है वो काम करने के बेस पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हर किसी का टैलेंट अलग अलग होता है। तो ये काफ़ी हद तक ये चीज़ लोग इसलिए इसके विपक्ष में भी जाते होंगे। तो इस पर ज़्यादा बहस न करते हुए हम आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास? तो पहले से ही लोग जो वर्नास था इसके अपोज में क्यों थे? तो आप अपना व्यूज़ बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं। सबसे पहले जो हमने ऋग्वेदा के टाइम पे देखा था वो था जन। जन मतलब होता है लोग। धीरे धीरे जब लोगों का एक समूह बनने लग गया, जब पीपल्स एक जगह पे इकट्ठा होने लगे, तो फिर जब बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे तो उसे क्या बोलने लगा जाने लगा? जनपद। ठीक है। तो जब जनपद बने तो धीरे धीरे जनपद के बाद लोग, जब बहुत सारे जनपद, एक जनपद ये है, एक जनपद ये है, एक जनपद ये है, जब ये सब जनपद आपस में इकट्ठा होने लगे तो इन्हें क्या बोला जाने लगा? महाजनपद बोलने जाने लगा। तो यहाँ पर तीन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, एक है जनपदा, दूसरा है महाजनपद और तीसरा है जन। ठीक है। सो जो जनपद होता था वो जन से मिल के बने होते, मतलब लिटरली इसका मीनिंग होता है जो लोगों से मिलकर बने हुए थे, उसे बोलते थे जन। और जब बहुत सारे लोग आपस में मिलते उसे बोलते थे जनपदा। और जो हमें बहुत सारी एरियाज़ हैं जहाँ पर जनपद बसने स्टार्ट हो गए थे उन, तो जनपदा उस प्लेस को कहा जाता है जहाँ पर लोग बसने स्टार्ट हो गए थे और लोगों ने जहाँ पे सेटल डाउन हो गए थे। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हैं, पुराना किला है दिल्ली में, हस्तिनापुर है, उसके अलावा अतरंज खेड़ा है, उसके अलावा ईटा है, और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर जनपद बसने स्टार्ट हो गए थे। ये बेसिकली जो हमारा सेंट्रल इंडिया है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बसना स्टार्ट हो गए थे। और देखा जाता है कि उस टाइम पे लोगों ने एनिमल्स को, कैटल्स को पालना स्टार्ट कर दिया था और वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को उगाना स्टार्ट कर दिया था। उनमें राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये मेन क्रॉप्स थे जो लोग उस टाइम पे उगाना स्टार्ट कर दिया था। अब आगे चलते हैं महाजनपदा। तो 2500 साल पहले की बात है जब कुछ जनपद क्या होने लगे थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगे थे दूसरों से। जब बहुत सारे जनपद बन गए थे तो कुछ क्या होने लगे, एक मतलब सुपीरियर होने लगे थे कुछ जनपद। तो जो वो जनपद थे उन्हें क्या बोलने जाने लगा? महाजनपद। ठीक है। तो जो महाजनपदा थे उनमें क्या उनकी जो खासियत थी वो क्या थे, एक कैपिटल सिटी होती थी उनकी। और उसके अलावा ये फोर्टिफाइड होते थे। फोर्टिफाइड का मतलब है कि जो महाजनपदा होते थे उन्होंने अपनी बाउंड्री के आसपास किला टाइप का बनाया जाता था और एक बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स लगाई जाती थी ब्रिक्स की या स्टोन की इसके चारों ओर। ये बनाने का उनका ये मतलब था कि अगर कोई बाहर से कोई अटैक करता है तो उससे जो राजा होता था वो अपनी प्रजा को बचा पाए। उसके अलावा कि जो लोगों को प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया था कि बहुत लंबी लंबी वॉल्स लगानी स्टार्ट कर दी थी, ताकि और एक काफ़ी जो महाजनपद में जो राजा होता था वो काफ़ी ऊंचे स्थान पर होता था, कि जो उसका जो राजा होता था वो किले के सबसे ऊपरी वाले पोर्शन पे क्या होता था, राजा होता था। तो इससे क्या होता था कि जो लोगों जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते थे वो लोग अपनी प्रजा के लिए प्रजा को से काम करवाते थे। अब देखिए जब उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फोर्टिफाइड किले जब बनने लगे थे तो उस टाइम पे क्या होने लग गया कि कुछ जो रूलर्स होते थे वो अपना आप को पावरफुल शो करना चाहते थे। तो पावरफुल शो करने के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने लगी थी और उसके आसपास जो वॉल्स होते थे उस पर क्या होने लग गया था, अलग अलग डिज़ाइन बनने लगे थे। और जो वहाँ पे जो वर्कर्स होते थे उनको पेड होती वो वर्कर्स जो होते थे पेड होते थे, उनको कुछ काम दिया जाता था और उनको रेगुलर क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी जो राजा देता था उनको। ठीक है। तो उस टाइम पे सैलरी जैसे अभी तो हमें रुपए दी जाती थी, लेकिन उस टाइम पे कैसे, उस टाइम पे एक जो मुहरें होती थी, कुछ मुहरें दी जाती थी उनको कि चलो तुम यहाँ पे काम करो, हम तुम्हें ये मुहरें देंगे। और ये लोग पूरे साल भर वहाँ पे काम करते थे। ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप की जो बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स होती थी ये ब्रिक्स से बनती थी, स्टोन से बनती थी। जैसे ये फोर्टिफाइड वॉल है कौशाम्बी की। कौशाम्बी एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद है।
तो ये वहाँ की पिक्चर है जो उत्तर प्रदेश में है कि लोग कैसे वहाँ पे काम करते थे। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है एंड जनपदास हैं उनको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है अवंती, ये है कुरु, ये है पंचाला, ये है कोशाला, ये है कौशंबी, ये है मगध, ये है वैशाली, ये है गंधारा, ये है तक्षशिला और भी बहुत अंगा। तो हमें ये सब साइट्स याद होनी चाहिए कि जो उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपदास हैं वो है हमारे मगध और वाजी। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इनको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो जो वहाँ पे टैक्स सिस्टम था, कि टैक्स सिस्टम क्या होता था कि जो जब कोई राजा महाजनपदा में जब कोई राजा होता था तो राजा को अपनी प्रजा के लिए प्रजा को जब सैलरी देनी होती थी, रेगुलर बेस पे सैलरी देनी पड़ती थी, तो राजा देगा कहाँ से। ठीक है, तो पहले के टाइम पे तो लोग गिफ्ट देते थे राजा को अपने मन से। तो लेकिन अब जैसे जब महाजनपदा फॉर्म हो गए तो उसके बाद जब राजा ने वहाँ पे बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दी थी, बड़ी बड़ी आर्मीज़ स्टार्ट मतलब आर्मीज़ की मेंटेनेंस स्टार्ट हो गई थी, तो उनको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। तो जो उन्होंने टैक्स लगाए थे, उन्होंने हर किसी पे टैक्स लगाया। जो पहले गिफ्ट होते थे उनकी जगह पे अब क्या होने लग गया, टैक्स लगने लग गया। टैक्स का मतलब होता था कि अब जो लोग जो करते थे उनको टैक्स उसी के बेस पे देना पड़ता था। अगर कोई लोग जैसे क्रॉप्स उगाते हैं तो उन पे जो 1/6 होता था जो वो प्रोड्यूस करते थे वो राजा को देना पड़ता था, और उसे क्या बोलते थे, भाग बोलते थे कि एक भाग उनको अपने राजा को देना पड़ता है टैक्स के रूप में। उसके अलावा जो क्राफ्ट पर्सन होता था वो काम करके अपना टैक्स दे देता था। उसके अलावा जो हर्डर्स होते थे वो क्या करते थे, किस फॉर्म में देते थे, एनिमल्स को, या एनिमल जो प्रोड्यूस होता था जैसे कुछ भी, तो वो एनिमल्स दान कर दिया या कुछ भी कर दिया तो वो हर्डर्स ऐसे करते थे। उसके अलावा जो हंटर्स और गैदर्स होते थे वो क्या करते थे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो भी होता था उसको राजा को देते थे। जंगली जानवर हो या जो भी हो, जो उन्हें वहाँ जंगल से प्राप्त होता था उसे वो राजा को प्रदान करते थे टैक्स किसी के रूप में। ठीक है, तो उस टाइम पे मेजर चेंजेस देखे जाते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जो सबसे मेजर चेंजेस है वो है कि आयरन प्लोसेयर यूज़ होने लगा था। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम हंटर गैदर्स पढ़ रहे थे उस टाइम पे लोगों ने क्या करने लगे थे, लकड़ी के उसमें ऐसे कोई पत्थर लगा के एक प्लोसेयर बनाने लगे थे। तो फिर ऐसे उन्होंने कोई लकड़ी है तो उसमें ऐसे उन्होंने कोई लोहे का पीस लगा दिया, या उस टाइम पे तो पहले हड्डी उड्डी लगा के ये लोग खेतों में काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो प्लोशियर थे वो किसके बनने लगे थे, आयरन्स के बनने लगे थे। और उसके अलावा जो दूसरा मेन चेंजेस था वो था कि लोगों को पता चलता था जो पैडी होता है, धान, तो उसको उसको कैसे उसके बीज निकाले जाएं, कैसे उसको बोना था, कहाँ पे उसको उगाना चाहिए, कब उसको सैपलिंग करनी चाहिए और कब उसको फील्ड में काटना चाहिए, या बुआई, या जो जब काटते हैं या जब बोते हैं तो लोगों को पता चलने लग गया कि यार कि हम जो धान की फसल है वो कैसे करते थे। तो पहले लोग क्या करते, एक ही जगह पे बहुत सारे धान के बीज डाल देते थे। यहाँ पे जब बहुत सारे ग्रो कर जाते हैं धान के बीज तो लोग यहाँ से उनको उखाड़ के कहीं फील्ड में उनको लगा देते थे, और फिर वहाँ से जो हमारी धान होती थी वो अच्छी धान हो जाती थी। तो लोगों को ये पता चलने लगा था कि यार कि कैसे ग्रो कर जाती है धान की फसल एक जगह से। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं मगध के बारे में। जो मगध था वो क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद क्या है, मगध है। ठीक है, तो मगध सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसके जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट के कारण, फिर है वाटर सप्लाई, फिर है जो वहाँ की जो लैंड था वो क्या था, बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। तो इस चक्कर में जो मगध था वो क्या था, अपने आप में काफ़ी पावरफुल था। उसके अलावा जो वहाँ पे जब जंगल का एरिया था वहाँ पे एलिफेंट्स थे, तो लोगों ने एलिफेंट को पकड़ा और उसको ट्रेन कर दिया आर्मी के लिए। ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पे माइंस थे। ठीक, तो माइंस थे तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग टूल्स और वेपन्स बनाए जाने लग गए। उसी कारण भी मगध अपने आप में एक पावरफुल किंगडम था। जो जो पावरफुल रूलर्स थे मगध के वो हैं बिंबिसार और जटाशत्रु। ठीक है, और महापद्मनंदा, जो महापद्मनंदा थे वो क्या है, एक अनदर इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं जिसने अपने राज्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, राजगृह तक। ठीक, तो राजगृह है बिहार में। कुछ टाइम तक जो मगध की राजधानी थी वो कहाँ बनाई थी,
राजगृह बनी थी, लेकिन बाद में यहाँ से शिफ्ट होकर पाटलिपुत्र बनाई गई थी। ठीक है, तो उसके बाद 2300 सालों तक लगभग जो एक रूलर्स था अलेक्जेंडर, ठीक है, जो कहाँ का था, मैसिडोनिया का रहने वाला था, यूरोप का। ठीक, तो 2300 साल पहले की बात है, जो अलेक्जेंडर था वो कहाँ का रहने वाला है, मैसिडोनिया का, जो यूरोप का एक राजा था। तो जो राजा था तो वो अपने आप को क्या बोलता था कि मैंने पूरे वर्ल्ड को जीतना है। जो अलेक्जेंडर था उसने जीता भी है, ऐसे भी नहीं है, उसने पूरे वर्ल्ड को ना जीते हुए वो जहाँ जाता था वो अपनी सेना से सब लोगों को परास्त कर देता था। लेकिन तो जब वो इजिप्ट, वेस्ट एशिया और जब वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आने ही वाला था, जब वो ब्यास नदी है जो ऊपर हमारी बहती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसके किनारे पहुंचा, तो जो उसके जो सैनिक थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि यार हम यहाँ तो नहीं लड़ेंगे करके। तो उन्होंने ना लड़ने के पीछे उनका जो रीज़न था वो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो जो यहाँ पे महाजनपदा थे, वो महाजनपदा से जो कहानियाँ थी महाजनपदा की, वो बहुत ही भयंकर थे। वो लोग, उन लोगों का मानना था कि जो यहाँ पे जो राजा रजवाड़ा होते हैं उनके पास बहुत सारे आधुनिक हथियार हैं, उनके पास हाथी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनसे लड़के हमारा फ़ायदा नहीं है करके, तो वो लोग डर के वापस चले गए थे। तो माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने पूरे विश्व विजेता अलेक्जेंडर को माना जाता है, पर जो भारत में वो आया था तो भारत से वो काफ़ी ज़्यादा हद तक उसके जो सैनिक थे वो डर गए थे कि नहीं, कि जो भारत की जो राजा रजवाड़ा हैं अपने आप में बहुत बड़ी हस्तियाँ होती हैं वो, तो उनसे लड़ाई करने का मतलब है कि अपने आप को मौत के मुंह में डालना। तो अब जो लास्ट है वो है वाजी। तो वाजी एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है जो बाद में कैपिटल भी बन गई थी मगध की। ये पड़ता है वैशाली जो है बिहार में। ठीक है, तो जहाँ पे जो लोग होते थे उनको बोलते थे, दो टाइप से लोग रहते थे, एक होते थे जन और एक होते हैं संघ। संघ या जंग, जन होते हैं जो लोग होते थे, और संघ होते थे जो बड़े बड़े राजा रजवाड़े होते थे, उनसे भी ऊपर जो मतलब जो डिसीजन लेते थे कि अब ये क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ठीक है, तो जो उस टाइम पे जो महाजनपदा थे, महाजनपदा के अंदर भी थाउजेंड ऑफ राजाज होते थे। थाउजेंड ऑफ राजाज का मतलब है कि जो रूलर होते थे, जब एक राजा दूसरे राजा को जीत जाता था तो वो राजा उसके अंडर में काम करता था। तो जो सबसे बड़ा राजा होता था, तो वो तो जो सबसे सबको जीत रहा है वो तो एक मेन राजा हो गया, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जो बचे हुए राजा हैं वो भी तो हैं। तो वो सब लोग कहाँ बैठते थे, संघ में बैठते थे। ये क्या होता है, संघ एक बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते थे या एसोसिएशन होते थे। ठीक है, जो क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसीजर होता था वो संघ का ही होता था कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो जब डिबेट होती थी तो वहाँ पे सभी राजा बैठते थे और सभी राजा अपने अपने व्यूज़ रखते कि यार कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ठीक है, और ये असेंबली बैठती थी और डिसाइड करते थे। अगर कोई कहीं भी कहीं पे लड़ाई हो गई है, कोई विदेशी आक्रमण हुआ है, तो सब डिबेट में हिस्सा लेते थे और अपने अपने व्यूज़ रखते थे कि कैसे लड़ाई करी जाए, कैसे जीता जाए उसको। ठीक है, तो यही था हमारा। और तो जो लास्ट में है, जो ये जन और संघ थे, ये लास्ट में किसके द्वारा हराए गए, इनको कैप्चर कर लिया गया था गुप्ता रूलर्स के बारे में, जो हम 7th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।